सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आज चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर है हमारा। चैप्टर नंबर 7 जो है वो बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चैप्टर जो है वो अब जो रिड्यूस सिलेबस की वजह से काफ़ी शॉर्ट हो गया है। इसमें हमने आपको हाइड्रेशन पे शॉर्ट नोट कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर उसे निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखाया, बैलेंस द इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड सिखाया। और आज इसका आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, जो याद करने वाला टॉपिक है बस, और दूसरे टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स। तो ये भी एक बहुत ही मुख्तसर सा टॉपिक है। इंडिकेटर तो सिर्फ एमसीक्यूज़ के हिसाब से आप पढ़ के जाइएगा और थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन याद कर लीजिएगा। कुछ थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा अभी, और बाकी पॉइंट्स आप चाहें तो नोट से भी देख लीजिएगा, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन हम समझते हैं। आज चैप्टर 7 को हम एंड कर रहे हैं और आने वाली वीक से इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 8 जो हमारा आखिरी केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और कोशिश करके उसको भी एज सून पॉसिबल एंड करके फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ चले जाएंगे और आपको एमसीक्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह समझाएंगे चैप्टर वाइज इंशाल्लाह। और प्लस कुछ 5 पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह को मज़ीद आपके सामने रिवाइज कराएंगे। तो जून के महीने तक जब एंड करेंगे तो तब तक आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेटर पोजीशन में आप होंगे। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन जो थी वो आरहेनियस नामी साइंटिस्ट ने पेश की थी। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय आरहेनियस इन 1880। आरहेनियस ने पेश की थी इन 1880 के अंदर, 1880 के अंदर पेश की थी। और ये थ्योरी ज़्यादातर जो बेस करती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स पर बेस करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो कैसे बिहेव करते हैं वगैरह वगैरह, और उनके आयोनाइजेशन के मामला क्या होते हैं। तो बुक के अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ किताबों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे इसके कुछ थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेने, ठीक है। सिर्फ याद करने वाला टॉपिक है, नोड है। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इसके जो खास खास पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें किसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया इस थ्योरी का ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बेस करता है और आयोनाइजेशन पे बेस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आइंस पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं। यानी कोई भी एसिड ले लें, वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, कोई बेस ले लें स्ट्रॉन्ग या वीक, या कोई सॉल्ट ले लें, वो किसी भी नेचर का, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ये सब के सब जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। Electrolytes are those compounds which consist of positive ions, पॉजिटिव आइंस को हम कैटाइंस कहते हैं, एंड एनाइंस नेगेटिव आइन। नेगेटिव आइंस जो होते हैं उनको हम एनाइन कहते हैं, एनाइंस, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड, बेस और सॉल्ट जो होते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट समझ में आ गया, यस कर दें, शाबाश, बहुत आसान सी थ्योरी है। जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया। काफ़ी दिनों के बाद हमें रायन नज़र आया है, काफ़ी अरसे से गायब थे रायन। इंशाल्लाह ताला चैप्टर 7 का ये कंप्लीट सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आज रात
को आपको मिल जाएंगे। आज रात तक सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, और रात को आपको सी और डी वालों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपके इसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं आपको दे दूंगा, और आप अपने सी और डी के व्हाट्सएप के ग्रुप पे लेक्चर्स को एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, एडमिन ने खाली अलाउ किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं सारे आपको ये लिंक्स दूंगा सारे के सारे। आप उन तमाम लेक्चर्स में जिसका भी चैप्टर 7 का जो लेक्चर मिस हुआ वो वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और करंट को अपने अंदर से गुजरने भी देते हैं क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में हल किए जाते हैं, दे डिकम्पोज, टूट जाते हैं, इनटू कैटाइन एंड एनाइंस, कैटाइन और एनाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। और जो देयर सोल्यूशन, इनका जो सोल्यूशन होता है और मोल्टन स्टेट या पिघली हुई हालत होती है, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो वो कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव और एनायन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जब उसमें से करंट गुजारते हैं इनका सोल्यूशन में यानी पानी में जब डालते हैं तो ये सोल्यूशन होता है, और मोल्टन, देयर मोल्टन, ये एन लिखा हुआ था सॉरी, मोल्टन का मतलब पिघली हुई हालत। तो जो पिघली हुई हालत में होते हैं, जैसे नमक पिघली हुई हालत में हो तो उसमें से करंट गुजारेंगे तो भी करंट गुजर जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं, पिघली हुई हालत के अंदर। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज कर लें, आपने यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया NaCl, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, और इसको पानी में डाल दें। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, Na डिवाइड हो जाएगा प्लस में, Cl ब्रेक हो जाएगा, दिस इज द कैटाइन एंड दिस इज द एनाइन। फर्स्ट कर लें, आपने एक एसिड ले लिया HCl, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, इसको पानी में आपने डाला तो H अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इस तरह NaOH, ये एक बेस है, OH अलग नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, इसको आपने पानी में डाला, Na पॉजिटिव अलग और OH, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है, कितने पॉइंट है टोटल, 5 पॉइंट है टोटल। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ आ गया। यहाँ तक क्लियर कर दीजिएगा, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। द नंबर ऑफ cations is equal to number of anions, so the whole solution will remain neutral. इस पॉइंट का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ कैटाइंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनाइंस। फर्स्ट कर लें आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मिसाल ले लें आपके पास है NaCl। अब आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये पानी डाला हुआ है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने 100 NaCl डाले, 100 NaCl के क्रिस्टल डाले। तो जब 100 NaCl के क्रिस्टल इस पानी के अंदर डालेंगे तो ये 100 ही N पॉजिटिव में टूटेगा और 100 ही Cl नेगेटिव में टूटेगा, यानी आपके पास 100 Na पॉजिटिव होंगे, 100 ही Na पॉजिटिव होंगे इसमें से, और 100 ही यानी 100 ही नेगेटिव होंगे। इस तरह जितने कैटाइन हैं उतने ही एन है, इसी वजह से ये बैलेंस रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो ये सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल इफेक्ट देगा। न्यूट्रल इफेक्ट क्योंकि कैटाइन और एनाइन की तादाद बराबर है तो डोमिनेट कोई भी नहीं करेगा, और सोल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल बिहेव करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। यस करते जाए। टोटल 5 पॉइंट है, थोड़ी सी तादाद बढ़ भी सकती है, कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट मुझे और भी इसके जहन में आ रहे हैं।
यस करते जाएं शाबाश जल्दी से। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन और इंडिकेटर को एंड कर रहे हैं। जी भाई, चौथे पॉइंट पर आ गए हम लोग। चौथा पॉइंट क्या होता है? आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, आप कहते हैं भाई ये जो पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, ये हमें समझ में भी आ रहे हैं और ये हमें आसान लग रहे हैं वर्डिंग के अंदर, हम इसी को याद करना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर 100%, इसी वजह से देखें मैं लिख भी फेयर अंदाज में रहा हूँ, रफ अंदाज में नहीं लिख रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं भाई नहीं, हम नोट से ये वाली थ्योरी याद नहीं कर रहे हैं, हमें आपके पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो हम ये वाले पॉइंट याद करके जा रहे हैं, तो आप इन वाले पॉइंट्स को याद करके जा सकते हैं। अलबत्ता डायग्राम वगैरह नहीं बनाइएगा, सिर्फ समझाने के लिए बताई थी। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट of an electrolyte is a reversible process. So law of mass action can be applied. जो ये आयोनाइजेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ये एक रिवर्सिबल होता है, यानी ये टूटते हैं जुड़ के दोबारा बन जाते हैं, टूटते हैं जुड़ के बन जाते हैं। जैसे NaCl की बात करूं, NaCl, इसको आपने पानी में डाला तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, तो ये एक रिवर्सिबल है। तो इसके ऊपर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हर रिवर्सिबल रिएक्शन पे लग सकता है। यानी आप इसके लिए केसी की इक्वेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NaCl की कंसंट्रेशन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो बहुत आसान सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। मजीद बात आगे करते हैं इसकी, शाबाश। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? पांचवा पॉइंट हमारा ये है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन is depend upon nature of electrolyte. ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से क्या मुराद है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से ये क्या समझाना चाह रहे हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से क्या कह रहे हैं ये? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कितने आयंस में टूटेगा। तो आयंस में टूटना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहलाता है, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर। अब इलेक्ट्रोलाइट दो अंदाज के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। रीज़न क्या होता है? ये फर्ज कर लें आपने HCl लिया, और HCl जो है वो आपने पानी में डाला, तो HCl 100% आइंस में टूट जाएगा। यानी फर्ज कर लें जो HCl आपने डाला उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स थे HCl के, तो 1000 H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे, और इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये हाई है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन अगर आप इसी HCl की जगह आप लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका होता है। सिरका जो होता है वो 9-10% एसिटिक एसिड होता है और 90% वाटर होता है तकरीबन। तो एसिटिक एसिड जिसे सिरका कहते हैं, ये एक वीक एसिड है। इसके अगर आप 1000 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसको जब आपने पानी में डाला, तो पता चला कि 1000 में से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल इसके जो थे वो खाली डिसोसिएट हुए, या 50 मॉलिक्यूल खाली डिसोसिएट हुए, और बाकी जैसे थे वो वैसे के वैसे ही रहे, आइंस में ब्रेक नहीं हुए। तो ये कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, इसका आखिरी पॉइंट होगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे completely dissociate into their respective ion, while weak electrolytes
will partial dissociate in their respective ions. ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, यस करते जाएं जल्दी से, शाबाश। आखिरी पॉइंट पे आ गए, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का आखिरी पॉइंट है हमारा, और ये है पॉइंट नंबर 6। जल्दी से शाबाश, आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं, 6 तक, 5 तक क्लियर हो चुके हैं, यस कर दें जल्दी से सारे बच्चे। ये जो कैटाइन और एनाइन होते हैं, इनको जब आप क्या कहते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डालते हैं, तो इनके कैटाइन और एनाइन जो होते हैं, ये बेतरतीब हरकत में होते हैं अपने सोल्यूशन में, यानी इनका कोई फिक्स डायरेक्शन या सिमत मुकर्रर नहीं होती जिसमें चल रहे होते हैं, बेतरतीब चल रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक बीकर है जिसके अंदर ये पानी मौजूद है, और इसके अंदर ये कुछ कैटाइन और कुछ एनाइन नज़र आ रहे होंगे आपको। कुछ कैटाइन है, कुछ एनाइन है। तो ये बेतरतीब है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। ये बेतरतीब हरकत में, इसे कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक, लेकिन यही इनका रैंडम मोशन जो होता है वो तरतीब में हो जाता है। इस तरह से, मिसाल के तौर पे इतने सारे बच्चे हैं, छोटी क्लास के कोई बच्चे हैं, कोई बड़ी क्लास के हैं, ग्राउंड में इकट्ठे हुए हुए हैं, स्कूल की असेंबली अभी लगना स्टार्ट नहीं हुई, सब बच्चे इधर है, कोई तो बेंच पे बैठा हुआ है, काफ़ी स्कूल का अपना ग्राउंड है, सब बिखरे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बेल रंग होती है और सब को कहा जाता है असेंबली के लिए अलाइन हो जाए, तो सब अपनी अपनी रॉ में आ जाते हैं, अपनी अपनी तरतीब से, क्लास के हिसाब से तरतीब में आ जाते हैं, और फिर एक ख़ास तरीके से लाइन में आ जाते हैं। तो ये सारे होते बेतरतीब में, कौन किधर जा रहा है अंदाज़ा नहीं है, बेतरतीब चल रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, इसी सेम बीकर में एक मेटल की प्लेट डाल दें, ऐसे करके आपने एक मेटल की प्लेट डाल दी, या आपने एक और मेटल की प्लेट डाल दी, दो मेटल की प्लेटें डाल दी, एक को जोड़ दिया पॉजिटिव से और एक को जोड़ दिया नेगेटिव, यानी बैटरी लगा दी, तो ये बन गया आपका एनोड, और ये बन गया आपका, सॉरी, ये बन गया आपका कैथोड। दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। अब आप यहाँ से जैसे ही आप ऐसा करेंगे, अब ये सब तरतीब में आ जाएंगे, अब ये बेतरतीब नहीं होंगे। अब जो नेगेटिव होंगे वो मूव कर रहे होंगे टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि ये एनोड की तरफ जाते हैं, तभी इसी वजह से इनका नाम एनाइन रखा गया। और जो पॉजिटिव होते हैं ये आपको इधर कैथोड की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, तभी इनका नाम कैटाइन रखा गया। अब ये तरतीब में चलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं रैंडम मोशन में, लेकिन जैसे करंट पास होना शुरू होता है ये तरतीब में आ जाते हैं, और सारे नेगेटिव एनोड की तरफ भागते हैं, और सारे पॉजिटिव जो होते हैं वो कैथोड की तरफ भागते हैं, और वहाँ जाकर ये अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। यानी नेगेटिव जो होता है वो न्यूट्रल कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, याद रखिएगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके करता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करके करता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। आपको याद होगा, मैंने बताया था। तो पॉइंट क्या है हमारा, कैटाइंस एंड एनाइंस, ये आखिरी पॉइंट है, आर इन रैंडम मोशन in their solution, but when electric current is pass, they migrate towards cathode and anode. Cation move towards cathode, and
क्या करेंगे कैटाइन, कैटाइन पॉजिटिव आयंस होते हैं और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड रिड्यूस इट टू न्यूट्रल, रिड्यूस होकर न्यूट्रल हो जाएंगे। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। वाइल anions move towards anode and become neutral by oxidation। इसका आखिरी पॉइंट था और इसके साथ एक इक्वेशन भी आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये ए बी है, ये ए बी जो है रिवर्स के अंदर ए प्लस और बी नेगेटिव में टूट जाता है। ये दोनों फर्जी कंपाउंड है, फर्जी आयन है। तो एट कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड पर क्या होगा देख लें। ए प्लस जो है इसके ऊपर प्लस है तो वो क्या करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना प्लस है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेता है और बन जाता है न्यूट्रल। तो ये हो गई रिडक्शन। और एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर होगा बी नेगेटिव। ये क्या करेगा, ये जितना नेगेटिव है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ये ऊपर जीरो जो होता है इसका मतलब न्यूट्रल होता है। और ये इसने कर दिया अपनी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ऑक्सीडेशन और गेन करना रिडक्शन। इसके साथ ही हमारे ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और ये थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन आपका मुकम्मल हो गया। सब बच्चे यहाँ तक यस करते हैं जल्दी से, शाबाश। अब हमारा 5-6 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर चैप्टर 7 एंड हो जाएगा और वो MCQs बेस्ड है। टॉपिक का नाम है इंडिकेटर, टॉपिक का नाम है इंडिकेटर। आइए ज़रा इंडिकेटर के बारे में भी आपको सिखा देते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर के बारे में और मालूमात बुक से मिल जाएगी, आप रीड करना चाहें कर लीजिएगा। फ़िलहाल अभी हम जो है वो इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिकेटर क्या चीज़ होते हैं इसके बारे में 3 पॉइंट। पहला, इंडिकेटर्स आर दोज कंपाउंड्स which will indicate the end point of a reaction by indicating a color। इंडिकेटर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो आपको मुख्तलिफ तरह के इशारे वगैरह देकर चीज़ें समझाते हैं। अक्सर जगहों पे आप जाएं तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स नज़र आएंगे, सिंबल्स नज़र आएंगे जो आपको मतलब बताते हैं। इस तरह गाड़ी के अंदर इंडिकेटर होते हैं, उससे सबसे अच्छी मिसाल तो गाड़ी की है कि गाड़ी में इंडिकेटर हैं कि राइट लाइट जल रही है, मुझसे ब्लिंक कर रही है, सीधे हाथ पे मोड़ना है, उल्टे हाथ की लाइट जल रही है ब्लिंक कर रही है तो उल्टे हाथ पे मोड़ना है, ये इंडिकेटर है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी बहुत ही पेचीदा किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट पता नहीं चल पाता है कि प्रोडक्ट कब बना या बन गया, उसको बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बन चुका है कलर इंडिकेट करके। ठीक है, इसकी मिसाल आप लें और इसकी मिसाल है एसिड बेस टाइट्रेशन। मिसालें तो बहुत सारी हैं लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन इसकी सबसे प्यारी मिसाल है। एसिड बेस टाइट्रेशन में होता क्या है कि एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन करते हैं सॉल्ट और वाटर बना के। अब जब सॉल्ट और वाटर बन जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि सॉल्ट वाटर कब बनता है, लेकिन जब हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन तो जब सॉल्ट वाटर बनता है तो एक पिंक कलर आता है। उस पिंक कलर से हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जो रिएक्शन का कंप्लीट पॉइंट होता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और पिंक कलर से पता चल जाता है रिएक्शन एंड हो गया है, सॉल्ट और वाटर बन चुका है। तो ये पिंक कलर उस इंडिकेटर की वजह से आएगा। ये खुद रिएक्शन में ऐसा नहीं लेगा लेकिन इंडिकेट कर देगा।
पॉइंट नंबर 2, इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स आर इटसेल्फ, बजाते खुद, आर वीक एसिड और बेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर जो होते हैं वो बजाते खुद वीक एसिड या वीक बेस जैसा मामला रखते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले वगैरह उसके बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना। तीसरा पॉइंट, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट जो है वो रिड्यूस सिलेबस से हट गया है, रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है, वरना ये पढ़ाया जाता है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर मौजूद है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। कॉमन आइन में क्या होता है, एक जैसे आइन आते हैं और वो मिलकर पीपीटी बना लेते हैं, प्रिसिपिटेट बना देते हैं। तो इंडिकेटर्स भी कॉमन आइन इफेक्ट के असूल पर काम करते हैं। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता दें, 3 पॉइंट क्लियर हो गए सारे के सारे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए इंडिकेटर क्या होते हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम में जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको याद करके नहीं जाना ये टॉपिक, बल्कि सिर्फ एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज जो है वो एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको बता देता हूँ, उस टेबल को आप देख लें, इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बेस्ट रहेंगे। उस टेबल में आपको मुख्तलिफ तरह के इंडिकेटर्स के नाम बताऊंगा और वो एसिड, बेस और न्यूट्रल यानी पानी वगैरह में किस तरह का कलर शो करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा इंडिकेटर नेम, इंडिकेटर का नाम आ जाएगा इस कॉलम में। ठीक है, दूसरे कॉलम में हमारे पास आ जाएगा कलर इन एसिड, एसिड में क्या कलर शो करेंगे। कलर इन बेस, बेस में क्या कलर शो करेंगे। कलर इन न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या कलर शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन ये इसका नाम है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जब इसको आप किसी एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस यानी कोई कलर शो नहीं करेगा। जब बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर शो करेगा, और न्यूट्रल से मुराद पानी ले लें तो कोई कलर शो नहीं करेगा। ये जो कलर मैं आपके सामने यहाँ स्कीम लिख रहा हूँ, इन कलर की स्कीम से आप एमसीक्यूज के जवाब दे सकते हैं, याद रखिएगा, कलरलेस। नंबर 2, दूसरा हमारे पास होता है, इसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिडिक, वीक एसिड जो होता है, एसिडिक बिहेवियर होता है, एसिडिक कह लें आप इसको, वीक एसिड होता है। ये वीक बेस होता है, ये वीक एसिड होता है। अच्छा, ये कलर एसिड में कैसा शो करता है, रेड कलर शो करता है, यानी अगर आप एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर शो करेगा, बेस में डालेंगे येलो कलर शो करेगा, और अगर पानी में डालेंगे तो ये अपने उसी कलर में रहेगा, यानी ऑरेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अलावा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है ये 9 क्लास के स्टैंडर्ड पर है, लेकिन इसके बारे में भी आपको बता दूं लिटमस पेपर कैसा कलर शो करता है। अगर एसिड में डालेंगे तो रेड शो करेगा, और बेस में डालेंगे तो ब्लू शो करेगा, और न्यूट्रल जो होता है इसके अंदर पर्पल शो करेगा, पर्पल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप इस फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, हायर क्लास में डिस्कस करना होता है, जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री बहुत हाईली अपग्रेड हो जाती है, वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। तो इसलिए हल्का फुल्का इसके बारे में बता देता हूँ बस, यानी कलर के बारे में बस जानना है। एसिड जो कलर होता है वो रेड होता है इसमें, और जो कलर बेस का होता है वो इसमें पर्पल होता है, और जो इसका न्यूट्रल कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ये 3 कलर होते हैं इसके अंदर, जहन में रखिएगा। एसिड के अंदर जो होता है ये कलर रेड, और बेस में कलर पर्पल होता है,
और आखिर के अंदर जो दूसरा मेरा कलर आपको बताया वो होता है इसका ग्रीन। बताएं यहाँ तक सब समझ में आ चुका है? ये जो टेबल है बड़ा काम का टेबल है, इस टेबल को जरूर जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारे एमसीक्यूज के जवाब दे देंगे। या कुछ और मालूमात इंडिकेटर के बारे में जानना चाहें तो वो अननेसेसरी, अगर जानना चाहें तो ज़रूर जान सकते हैं, और उसके लिए आप अपने बुक से स्टडी करें, वरना अदरवाइज इस पर कोई आर्टिकल तैयार नहीं करना अपने बोर्ड के लिए। बस ये टेबल जहन में बिठा लें, कलर्स वगैरह, ताकि आप एमसीक्यूज के जवाब दे सकें। सब बच्चे मुझे यहाँ तक यस कर दें। चैप्टर नंबर 7 अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बाज़ दफ़ा क्लास का हिस्सा नहीं बन सके, वजह थी क्लास आप जानते हैं आगे पीछे हो रही हैं, टाइमिंग आगे पीछे था, कुछ मामला ऐसे, लेकिन बच्चे ताउन कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, जज़ाकल्लाह। पीर को चांस से फिज़िकल हो जाए, तो अगर पीर को फिज़िकल हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने जो टाइम है उसी टाइम पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 6:45 पर, और फिर देखते हैं क्या मामला होता है। आज रात तक इंशाल्लाह ये सारा चैप्टर 7 का लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और मैं वहाँ से पूरा चैप्टर नंबर 7 जो मैंने पढ़ा है वो सेंड करूँगा। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। सब बच्चों अल्लाह हाफिज़। पीर को इंशाल्लाह चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्लासेस में ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।